दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए सामने आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपका ऊपर हेडिंग डाला हुआ है, बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम। आपको बता दूं, इस चैप्टर से हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ये आपका सिलेबस कक्षा 9 और 11 प्लस IRT पॉलिटेक्निक प्लस वनडे एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा मैं लेक्चर देने वाला हूँ। बस यही निवेदन है कि कलम और कॉपी लेकर बैठ जाए। आप कहीं भी युद्ध में जाते हैं तो हथियार लेकर जाते हैं, तो आप भी युद्ध में बैठे हो पढ़ने के लिए, इसलिए आपकी हथियार इस समय कलम और कॉपी है। निकालिए कलम और कॉपी और बैठ जाइए। आज हम फटाफट की ओर आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो यहाँ ध्यान देना है, पहली बात जो आपकी बल है, फोर्स और न्यूटन के गति विषयक नियम। माने कि आपको बल टॉपिक पढ़ना है और न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ना है, तो यही ध्यान देना है कि न्यूटन 3 अपना नियम दिए, कौन कौन से क्लियर करना है। तो आइए देखिए, पहली बात आपका यहाँ हेडिंग पड़ेगा आपका बल। क्लियर है। अब ध्यान देना है, ये फोर्स क्या है। देखिए, लिखने का टाइम नहीं है, मैं खुद इसमें दे रहा हूँ। आप ऐसा आपको मैं एनर्जी दे रहा हूँ, ऐसे आपको आज साहस मिल जाएगी कि एक परिभाषा नहीं 1000 परिभाषा बनाओगे। सिर्फ लेक्चर सुनते रहो और लिखते रहो। तो पहली बात आया बल क्या है। तो हमने कहा कि जब किसी वस्तु पर मतलब बल लगाते हैं, या एक प्रकार का बल हुआ धक्का या खिंचाव है जो अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे हम बल कहते हैं। बल एक प्रकार क्या है, धक्का या खिंचाव, जो उस किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन। जैसे आप देखते हैं दरवाज़ा आपकी बंद है, उसमें आप धक्का देते हैं तो खुलता है और उसकी स्थिति में क्या होती है, परिवर्तन। लेकिन हम बंद करते समय वही उल्टा करते हैं, दरवाज़ों क्या करते हो, खींचते हैं। अब खींचने समय क्या होती है कि हम उसको क्या करते हैं, स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बल। तो बल क्या है, किसी वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बल। किसके वजह से, धक्का या खिंचाव की वजह से। क्लियर हुआ। आइए इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं। तो ये जो आपका बल का सूत्र होता है, F बराबर इसका होता है ma। यम क्या है, द्रव्यमान है, लिखते चलिए। ये ए का है, त्वरण। दूसरी बात ध्यान देना है, बल आपका जो है एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। दूसरी पॉइंट, यासाई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती। तीसरी बात, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होती है, डाइन या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होते। चौथी बात ध्यान देना कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 आपकी क्या होगी, डाइन होगी। माने कि मतलब आपका बल का छोटा मात्रक डाइन होता है और बड़ा मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। आगे यही टॉपिक है। उसके बाद हमने कहा जो आपका ये बल है, ये बल फोर्स 2 प्रकार की है। पहला का नाम है संतुलित बल, दूसरा है आपका असंतुलित बल। क्लियर हुआ। यहाँ से बल कई प्रकार का होता है, 2, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल किसे कहेंगे, मान लेते हैं ये आपका एक मार्कर हो गया, इसको 2 लोग इधर तानिए और 2 लोग इधर तानिए, तो आपका मार्कर न इधर जाएगा न इधर जाएगा। इसका मतलब दोनों का बल बेकार जा रहा है, माने कि यह बल बेकार हो गया, यह अर्थात बल दोनों का हो गया, शून्य हो गया। तो इस स्थिति में संतुलित बल कहलाते। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई रस्सी ले लीजिए, 4 लोग एक साइड तानिए, 4 लोग एक साइड तानिए, तो रस्सी आपका वहीं सेम स्थिर रहेगी। इसका मतलब वह बल खराब हो रहा है, यह बल, इसका मतलब क्या हो गया, परिणामी बल शून्य, उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित बल। इसी का उल्टा, माने कि आप एक लोग इधर खींच, लेकिन ये वाला खींचता चला जा रहा है, ऐसे ये खींचता चला जाएगा तो आप खिंचाते चले जाएंगे, इसका मतलब संतुलित बल नहीं है, असंतुलित। क्यों, खींचने वाला ज़्यादा बल लगा रहा है और जो खिंचा जा रहा है वो कम बल लगा रहा है। क्लियर हुआ। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल लगते हैं, उनका परिणामी बल शून्य हो जाता है, उसे संतुलित बल कहते हैं।
अगर परिणामी बल शून्य नहीं रहेगा, खींचने वाला खींच लिया ज़्यादा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलित बल। अब यहाँ ध्यान देना है, उसके बाद जो आपका न्यूटन है वो अपना 3 नियम दिया था, यहाँ लिखते हैं न्यूटन का गति विषयक, न्यूटन का गति विषयक नियम। कई नियम दिया है आपका, 3 नियम दिया है। पहला नियम आपका है प्रथम नियम, और प्रथम नियम को हम और बोलते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। अच्छा, इसी को और एक नाम से जाना जाता है, ध्यान से, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। क्लियर हुआ? आपका एक है द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। एक आपका है तृतीय नियम, तृतीय नियम। इसको और एक नाम जाना जाता है क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल। इसको नोट करिए, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल। लिख लिए, इसको लिख लिए, आगे बढ़ रहे हैं। माने कि आपका 3 नियम दिया है, अब एक एक करके हम यहाँ पूरा समझते हैं। तो ध्यान देना है, तो आपका जो पहला है प्रथम नियम, प्रथम नियम, या इसी को हमने कहा जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। क्लियर हुआ? यानी गैलीलियो ने जड़त्व का खोज किया था, इसलिए जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व खोज कौन किया था? गैलीलियो ने। तो ध्यान देना, ये प्रथम नियम क्या कहता है, यदि किसी वस्तु पर, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो हमेशा कहाँ रहना चाहिए? गति की अवस्था में। क्लियर हो रहा है? अब कब तक रहेगा? जब तक कोई वाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को हम क्या कहेंगे? प्रथम नियम। समझ लीजिए, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहते, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, तब तक जब तक कोई इस पर वाह्य बल न लगाया जाए, बाहर से बल न लगाया जाए। क्लियर हो रहा है? अच्छा ध्यान देना, इसको हम जड़त्व को नियम किस लिए कहते हैं? क्योंकि आपका जो पिंड होता है, जितना ही बड़ा द्रव्यमान रहती है, जितना ही बड़ा पिंड रहता है, उसमें उतना ही तेज गति होती है और उतना ही तेज क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगती है। ठीक है? इसका मतलब आपका प्रथम नियम क्लियर हो गया कि यदि कि जब कोई, मतलब इस नियम के अनुसार यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, विरामावस्था में रहना चाहती है, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कोई वाह्य बल लगाया ना जाए। अब ये ध्यान देना है कि जड़त्व का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका ये जड़त्व पर डिपेंड करता है। कोई पिंड जितना ही वजन रहेगा उसमें उतना ही मोशन होती है। आप ट्रेन पर बैठे हैं, ट्रेन आप देखते हैं 160 180 तक चली जाती है, 200 तक चली जाती है, लेकिन आज तक कोई कार 200 स्पीड से नहीं चली, चलाया ही नहीं कोई, क्योंकि उसकी द्रव्यमान जो होती है बहुत कम है और ट्रेन की द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए ट्रेन में मोशन भी ज़्यादा होती है और रुकने के लिए उसके डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। आप साइकिल इतना स्पीड लाते हैं, ब्रेक मारते कोई झटका नहीं लगा, लेकिन बाइक मार दो और झटका, ट्रेन मारो तो पूरा पलट जाए। जड़त्व का रीजन है। जो आपका जड़त्व इंटरनल पहचानना चाहते हो, तो जड़त्व का मतलब होता है जिसमें जितना ही ज़्यादा द्रव्यमान रहेगी उसमें उतना ही ज़्यादा जड़त्व रहते। जड़त्व का मतलब होता है झटका। जड़त्व मतलब क्या होती है? आप सुनिए, आपका जो ट्रेन होता है इतना स्लो रुकती है, फिर भी हमको इतना झटका लगता है, जबकि हम बाइक पर बैठते इतना झटका नहीं लगता और साइकिल पर तो बिल्कुल नहीं लगता। मैटर करता है जो ट्रेन है उनकी मास जो है, द्रव्यमान है, बहुत ही ज़्यादा होती है। आइए इसी के बारे में लिख लें। माने कि अगर ये तो आपका नियम पढ़ लिए है, अगला जो टॉपिक है आपका जड़त्व। इनर्शिया अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी क्या होती है? हाँ, इनर्शिया।
इनर्सिया में क्या ध्यान देंगे कि ये जड़त्व का होता है। अगर कोई कहे परिभाषा क्या है, जड़त्व एक प्रकार का वह गुण है जो किसी वस्तु का स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व कैसा गुण है कि अपने स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करेगा, इसी गुण को हम बोलते हैं जड़त्व। जैसे अगर आपका ट्रेन है, ट्रेन रुकी हुई है, जब चलती है तो विरोध करती है कि मैं रुका हूँ, अब रुका रहने दे, क्यों चल रहा है, इसलिए चलने का विरोध करेगा और वो आपको थोड़ा सा धक्का देगा, कहोगी होता है कि नहीं? हाँ, धक्का देता है। तो समझ में आया? तो आप समझ लीजिए कि जड़त्व एक प्रकार का वह धक्का है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करता है। क्लियर हुआ? तो जड़त्व आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका है विराम की जड़त्व, विराम की जड़त्व। आपका दूसरा है गति की जड़त्व, गति की जड़त्व। क्लियर हुआ? विराम की जड़त्व का मतलब होता है जब कोई पिंड अपने विराम अवस्था से मतलब विराम से गति में जाने का विरोध करता है, उसी को हम बोलते हैं विराम का जड़। समझ में आया? विराम वाला कहाँ नहीं चाहेगा, गति में नहीं जाना चाहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विराम का जड़। और गति वाला हम क्या करेंगे, जब कोई पिंड गति से कहाँ नहीं जाना चाहेगा, विराम में नहीं जानेगा, गति से विराम में जाने का विरोध करेगा, उसी को हम बोलते हैं गति का जड़। क्लियर हुआ? कोई कहेगा आपसे बताइए विराम की जड़त्व किसे कहेंगे, जब कोई पिंड विराम से गति में जाने का विरोध करता है, उसे हम क्या बोलते हैं। अगर गति से कहाँ नहीं आ चाहेगा, विराम में नहीं आएगा, तो कौन सा कहलाएगा, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे अचानक ट्रेन का चलना, ट्रेन का चलना, ठीक है। माने अचानक कोई भी पिंड आपकी चलेगी तो वहाँ जो झटका प्राप्त होगा वो आपका विराम की जड़त्व है। कौन सा जड़त्व है? और उसी का उल्टा है अचानक ब्रेक लगाने पर। क्या लिखेंगे? हाँ, एग्जाम्पल है अचानक ब्रेक, ब्रेक लगाने पर कौन सा प्राप्त होगा? हाँ, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका है, ये एग्जाम्पल इसका है। हाँ, इंग्लिश एक बार सबका देख लीजिए, इनर्शिया जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मोशन। क्लियर हुआ? ये एग्जाम्पल है अचानक ट्रेन पर चलना, मतलब ट्रेन का चलना जो होता है आपकी झटका लगती है, विराम की जड़त्व। ये आपका है गति का जड़त्व। कौन सा है? जब आप ब्रेक लगाते हैं, रुकने का प्रयास करता है, वो हम बोलते हैं गति का। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के बाद आपका आएगा द्वितीय नियम। आइए देखते हैं द्वितीय नियम। क्लियर हो रहा है? अब द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम में बहुत खास बात नहीं है, जबकि न्यूटन के प्रथम में खास बात है और तृतीय में है, द्वितीय में नहीं है। द्वितीय में सब आप एक सूत्र याद कर लेंगे, वही सूत्र आप जो लिखे थे, F बराबर यम है। क्लियर हो रहा है? माने कि F बराबर यम है, या बोलेंगे कि यदि किसी मतलब इस नियम के अनुसार किसी पिंड का द्रव्यमान यम हो और उसमें त्वरण ए उत्पन्न होती है, तो दोनों का गुणनफल उस पिंड पर लगने वाले बल के बराबर होता। बस यही खास। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान यम हो, उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण ए हो, दोनों का गुणनफल उस पर लगने वाले बल के बराबर होती है, इस नियम के अनुसार। वही अर्थात F बराबर यम है। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद आपका जो लाजवाब टॉपिक थर्ड आने वाला है, तृतीय नियम। तृतीय नियम, ये देखिए क्या बात है। तो आपको बता दूं, कर भला तो हो भला न्यूटन्स का, कर भला तो हो भला न्यूटन्स का। क्लियर हो रहा है? कर भला तो हो भला न्यूटन्स का। तो ध्यान देना, हर एग्जाम में न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर क्वेश्चन टपकता है। पक्षियों का उड़ना किस लॉ पर? थर्ड लॉ पर। मनुष्य का पानी में तैरना किस लॉ पर? थर्ड। मिसाइल का उड़ना किस लॉ पर? क्लियर हो रहा है? हाँ, किसी से दुश्मनी करना किस लॉ पर?
किसी से मारपीट करना किस ला पर, किसी को फूल माला चढ़ाए वो थर्ड ला। अब मैटर करता है कि सर जी आप इसको समझाइए, तो आइए देखते हैं एक्सप्लेन में। ये ध्यान देना है F बराबर F1 बराबर माइनस F2, ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल के भी नाम से जाना जाता है। कैसे कि सर जी इस नियम के अनुसार जो पॉइंट होगा आप लोग बता दें, काफ़ी एक बार आप लोग पढ़ा भी चुके थे 9th में। आइए फिर से देखते हैं कि यदि किसी वस्तु पर हम जितने न्यूटन का बल लगाते हैं वो वस्तु भी उतने ही न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लगाते। क्रिया समझ आया? हमने कहा फिर देखिए, यदि किसी पिंड पर हम कोई बल लगाते हैं जितने न्यूटन का, वो भी उतना ही न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लगाती है। अब यही हमारा क्या होती है, थर्ड लॉ। इस नियम समझ में आया? हम दीवार पर अगर हाथ से मारते हैं तो दीवार भी हमारे हथवा मरता है, लेकिन हमको समझ में है, हमको लगा दीवार ही लग गया। आप गेंद देखते हैं, गेंद जमीन पे फेंकते हैं तो जमीन भी उसको वहीं से पुश करता हुआ आगे आ जाता है। क्लियर हुआ? आइए एक करते हैं, मछली तैरती है पानी में, उसके पास छोटी सी पंख होती है। पंख को क्या करेगा, पानी को पीछे पुश करेगा तो पानी उसको उठेलेगा, चल आगे बढ़। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ऐसे पंछी जो होती है वो क्या करती है कि उसको हवा को नीचे दाबती है। कहाँ दाबती है? समझ आया? कहाँ दाबेगी? जब नीचे दाबेगी तो हवना उसको क्या करेगा, चल तू ऊपर उड़। कहाँ उड़ेगा? मिसाइल जो होती है, मिसाइल आपको जो ज़मीन में रहेगा, वो ज़मीन में अगर दलदल रहेगा तो मिसाइल आपका ऊपर जाने वाला। क्लियर हुआ? आदमी तैरता भी है यही कंडीशन पर, वो पानी को पीछे फेंकता है, पीछे जब करता है तो वो बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग पानी पर ऐसे तैरते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम पानी को नीचे दाबते हैं तो पनिया ऊपर उठाता रहता है। इसीलिए हम पानी में हमेशा हाथ पैर चलाते रहते हैं। अगर थोड़ा सा हाथ पैर बंद किए हो तो नीचे तुरंत गए हो। हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैटर करता है, तो आपसे आता है कभी कभी कि बताए रॉकेट का उड़ना, आपसे पूछा जाता है पंछी का उड़ना न्यूटन से किस गति के विषय में। आप बंदूक चलाएं, अभी नहीं चलाए होंगे कोई, चलाना मत भी। हाँ, नहीं जेल आपको दिखेगा। माने कि आप अच्छे पोस्टिंग पहुंच जाना है, शाही दरोगा बनिए। आप जब अच्छे पोस्ट पर जाएंगे तो आपको गैन कराने कितना मिलेगा। तो आप लोग देखते हैं कोई बंदूक चलाता है तो बहुत उसको तेज़ पकड़ कर रखता है। क्यों? बंदूक से गोली निकलेगी ना तो गोलियां भी इतना पीछे बंदूक को ठेलेगा कि पता लगी इधर लेके गिर गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो फिर समझ लीजिए कि आपको जो बंदूक की गोली होगी, बंदूक अगर उसको आगे ठेलेगा तो क्या करेगा, माने कि गोली को पीछे ठेलेगा, इसलिए बंदूक पीछे भागती है। समझ में आया? इसीलिए क्या होते हैं, उसको बहुत तेज पकड़ के चलाते नहीं है उसको। क्लियर हो रहा है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ का है कि जब, हाँ, इसीलिए हम किसी का इज्जत करते हैं वो भी हमारा क्या करता है, इज्जत करता है। किसी से आप दुश्मनी कर लिए हो, किसी को रोड पर मार के भाग गए हो, बैठे हो, तो आपको भी मारने का तलाश करेगा, क्योंकि आपने जितना बड़ा प्रहार किया वो भी करेगा। इसका मतलब क्या क्लियर हो रहा है कि कर भला तो हो भला, न्यूटन का आप जैसे करोगे वैसे भोगोगे। समझ में आया? ज़्यादा तेज मार रहे हो तो वो भी ज़्यादा तेज मारेगा आपको। क्लियर हुआ? अब उसके बाद ध्यान देना है, कुछ और टॉपिक देखते हैं। यहाँ देखिए, क्लियर होता है आपका संवेग। यहाँ से हुआ, इसका एग्जाम्पल काफ़ी हो गया है ना, रट गया एग्जाम्पल एकदम। चलिए अब ध्यान देना है, एक आपका परिभाषा पढ़ना है संवेग। क्या पढ़ना है? संवेग होती है जो, इसका सूत्र P बराबर होती है m इंटू वी। क्लियर हुआ? किसी पिंड के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न होने वाले वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। क्लियर हुआ? किसी पिंड के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न होने वाले वेग के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, संवेग। किसी पिंड के द्रव्यमान उसमें उत्पन्न वाली वेग दोनों का गुणनफल संवेग कहलाते। ध्यान देना, संवेग सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होते। अब यहीं आपका आने वाला है आवेग। कौन आने वाला है? हाँ, आवेग आने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, आवेग ये क्या होता, I बराबर
एफ गुणते डेल्टा टी, माने कि समय परिवर्तन और जो बल होता है उसे गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, आवेग। तो संवेग का द्रव्यमान गुणते वेग होता है और आवेग का क्या होता है, बल गुणते समय अंतराल। समझ में आया? माने कि 1 सेकंड में किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसको हम आवेग कहते हैं। 1 सेकंड में जितनी आप बल लगा लेते हो वही आपकी आवेग है। इसका थोड़ा देखा जाए, यहाँ भी ये फार्मूला है, फार्मूला बॉक्स में करिए तो ध्यान देना। इसका मात्रक सेम होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये भी आपका सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अच्छा ध्यान से एक टॉपिक और आता है यहाँ से इम्पोर्टेंट करना कि आपकी संवेग P तथा गतिज ऊर्जा में संबंध आती है। गतिज ऊर्जा में संबंध माने कि आपको अगर संवेग दे देगा और गतिज ऊर्जा निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, ये ध्यान। तो पहली बात आपको मालूम है कि सर जी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता। बात न करें, सिर्फ समझें। हाँ ये आगे देखते हैं कि E बराबर 1/2। अच्छा आपका यम भी है v² अर्थात m² ऊपर कर दें, एक कहाँ कर दें, नीचे कर दें। तो आप देखेंगे कि E बराबर कट जाएगा तो यही एक का यम ऊपर बचेगा। 1/2 यम ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, यम वी का पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा P बराबर होता कहाँ है, यम वी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर P² क्या हो जाएगा, 2। यह याद कर लेना कि गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध। क्लियर हुआ? आगे लास्ट टॉपिक है आपका जो लास्ट है वो है आपका संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण कंजर्वेशन वाले संरक्षण होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब ध्यान देना इसमें कि जो संवेग संरक्षण है ये ध्यान देना कि अगर देखा जाए पी वी बराबर, या मान लेते हैं यम वी बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट यम एन और वी एन। ये सोचना चाहिए कैसे फार्मूला है, तो ये क्लियर कर दे रहा है ये कौन सा फार्मूला है। जैसे आप एक पिंड लिए हो, कोई आप मान लेते पत्थर लिए हो या कोई आप कण लिए हो, इसको जब ज़मीन पर फेंकोगे ना तो इसका कई भाग हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कि होगा? हो जाएगा। अब कई भाग होगा तो ज़मीन के बाद भी उनकी कुछ वेग होती है। माने कि अब जब वो टक्कर हो जाएगा, जैसे दो बाइक आपस में लड़ जाती है, देखे हैं, तो यही सब रूल इसमें होता है, संवेग संरक्षण का नियम लगती है। अच्छा जो दोनों बाइक जब आपस में टकराती है तो टकराने के बाद दोनों के दरमियान जुड़ जाता है एक बार। तो वही चीज़ ध्यान देना है कि जैसे ये 5 किलोग्राम का द्रव्यमान है ना, 5 किलोग्राम का है, अब ये टूटेगा तो कुछ न कुछ अलग अलग भाग में हो जाएगा। अच्छा उनका भी तो वेग होगा क्योंकि टूटने के बाद कुछ दूर जाता है। तो वही मान लेते हैं कि ये आपका मान ली इसका द्रव्यमान कितना है यम, इसका वेग कितना है v। ठीक है। अब ये टूटने के बाद कई खंडों में विभाजित हुआ। एक मान लेते गोला हो गया, 2 3 4। क्लियर हो रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, मैं आगे लिख दे रहा हूँ इसको। ये हो गया, इसकी दिशा ले लिए। चले ठीक है, मैं इसको यहाँ समझा दे रहा। इधर वाला ये वाला लिख चुके हैं। हाँ ठीक है, आज इसको यहाँ एक्सप्लेन करें क्योंकि यहाँ बच्चे बोले दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं। माने कि हमने यही कहा कि जो आपका ये द्रव्यमान है, इसकी द्रव्यमान v है पिंड का और वेग का है v है। ये जब टूटेगा, टूटने के बाद या टकराने के बाद, टक्कर के बाद तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग भाग में डिवाइड होगा। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे डाट कई भाग हो जाएगा। तो मान लेते हैं इनका द्रव्यमान m1 हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा m2, इनका क्या हो जाएगा m3, इनका वेग क्या हो जाएगा v1, इसका क्या हो जाएगा v2, इसका क्या हो जाएगा v3। तो यही संवेग संरक्षण कहता है कि टकराने से पहले वाला संवेग और टकराने के बाद वाले संवेग आपस में बराबर होते हैं। तो टकराने के बाद वाला संवेग m v, और बाद वाला देखो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। यही आप संवेग संरक्षण में आएगा लिखे।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूं, एकदम गर्दा उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। आइए देखिए, चलिए एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं इधर देखिए आप, इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पिंड फेंका गया जमीन पर, उसके पहले का वेग मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ ये न्यूमेरिकल है, गर्दा उड़ाएंगे। टकराने के बाद पहला पिंड, दूसरा पिंड और तीसरा, 3 पिंड हो गया। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 2 किलोग्राम है और वेग है इसका 2 मीटर प्रति सेकंड। इसका द्रव्यमान देखा जाए 3 किलोग्राम है और इसका वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड। 8 हो गया। अभी वेग कितना बचा होगा 2, तो 2 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ इसका जो द्रव्यमान है 6 किलोग्राम, माने कितना है भी आपका द्रव्यमान, तो आपका 2 और 3 5 हो गया, तो इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम होना चाहिए, क्योंकि आप टकराने के बाद जो द्रव्यमान होगा वही टकराने के बाद होती है। ठीक है, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की जरूरत है। आइए आगे देखते हैं। अब मैटर करता है कि इसका संवेग 10 गुणते कितना हो गया 20, इसका बताओ 2 दूनी 4, इसका 36 18। अच्छा ये भी सवाल पूरा बना नहीं था तो ध्यान देना, इसका मान लेते हैं आपसे वेग पूछेगा क्वेश्चन माने कि आपका जो पदार्थ है टक्कर होने से पहले उस पदार्थ का वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड, द्रव्यमान कितना है 10, और टकराने के बाद ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पहले वाले का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरे पिंड का द्रव्यमान 3 किलोग्राम, वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो तीसरे वाले का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, उस पिंड का वेग बता दो कितना होगा। एकदम लॉजिक, यही लॉजिक संवेग संरक्षण। आइए लगाते हैं वही चीज़। पहले आप संवेग संरक्षण क्या कहता है, mv बराबर m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। तो यहाँ देखेंगे तो कितना हुआ, ये हुआ। अब आपको कितना है 5 गुणते v ज्ञात करना है, मतलब v3। ये कितना हो जाएगा 400 बराबर, अच्छा 200 हुआ। अच्छा यहाँ देखेंगे 18 4 22 और प्लस 5 v3। मैटर करता है, अब यहाँ से घटाएंगे इसको तो 200 माइनस 22 बराबर 5 v3। तो इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 178। अब यहाँ लिखेंगे 5 v3। अब v3 जब निकालेंगे 178 बटे कितना आएगा 5, तो आप भाग लगाइए इसको, 5 तिहाई 15, ये कितना है 28। तो 5 × 25 30। उसके बाद कितना हुआ, हाँ आप कितना, हाँ दशमलव कितना हो गया आपका 6। अब ध्यान देना है 5 6 30, ठीक है। चलिए इसको पूरा नोट कर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े।